हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि हम इस चैनल पर डेली यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में ये आपका अगला प्रैक्टिस सेट है। और जिसने पुराने प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, तो वो इसी चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकता है। ठीक है, तो अब इसी सीरीज़ में लिटरेचर का ये अगला प्रैक्टिस सेट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ 20-25 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर हम। और जिस किसी ने प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी इस चैनल पर देख सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमला दास डाइड इन द ईयर। बताइए, कमला दास की मृत्यु किस ईयर में हुई थी? 2009, 2004, 2008 या 2005? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, कमला दास को वैसे किस तरीके का राइटर कहा जाता है ये भी आपको बताना है। हाँ, शी इज नन एज द कन्फेशनल राइटर। ठीक है, ज़्यादातर उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखे हैं और ये कन्फेशनल राइटर मानी जाती हैं। ठीक है, अपने एज की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे कन्फेशन किए हैं। ठीक है, और कमला दास का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम था, सॉरी पूरा नाम नहीं, मतलब इन्होंने जब मुस्लिम धर्म धारण कर लिया था तो फिर इनका नाम क्या हो गया था? सोचिए, आंसर कीजिए। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है माधवीकुट्टी। ठीक है, माधवी टी। ठीक है, और इन्हें कमला सुरैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमला सुरैया। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही है। इसके बाद ए हो रहा है। ठीक है, कमला सुरैया। ओके, तो अब आंसर कर लेते हैं। आंसर क्या हुआ इसका? यस, इसका राइट आंसर है 2009। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या कमला दास को कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिला था या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉकनर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज कौन से सन में मिला था? 1946, 1947, 1948 या 1949? व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला सवाल, फॉकनर का पूरा नाम क्या है? विलियम फॉकनर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक वो लिंक है कि इसमें ये जो यू लेटर है ये इन्होंने बाद में अपने नाम के साथ जोड़ा था। ठीक है, और इन्हें कौन से ईयर में अवार्ड मिला है, मतलब कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला? तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1949 में। ठीक है, और इनके किस वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो इनके स्पेशली दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे जिनके लिए इन्हें अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो वो वर्क थे, पहला था अ फेबल जो आया था 1954 में। ठीक है, और दूसरा वर्क था इनका द रेवरी, जो उनका लास्ट नोवेल था। ठीक है, इसे भी लिख देती हूँ, द रेवर्स। हाँ, रिवर्स बोल सकते हैं, रेवर्स। ठीक है, द रिवर्स, और ये आया था 1962 में। ठीक है, इन दोनों इंपॉर्टेंटली वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और कब दिया गया था? 1949 में। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट। सोनेट का बर्थ प्लेस कौन सी जगह को कहा जाता है? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या ग्रीस, या ग्रीक भी बोल देते हैं। सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज इटली। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अ सोनेट इज अ पोएटिक फॉर्म विच originated in Italy and Giacomo da Lentini is credited with its invention। इनके इन्वेंशन के लिए किसे क्रेडिट दिया जाता है? तो उनका नाम है गियाकामो। एक मिनट में लिख देती हूँ, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। इनका नाम है गियाकामो, GIACOMO, गियाकामो द लेंटिनी, LENTINI, गियाकामो द लेंटिनी। ठीक है, अगर आपने वीडियो को पॉज करके लिख लेना इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय, वेरी फेमस पोएम है, और किसकी है? कमला दास की, निसीम एजिकल, डॉम मॉरिस या फिर A.K. रामानुजन। व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की स्टोरी क्या है? हाँ, ये बेसिकली ये पोएम शुरू होती है, इट स्टार्ट्स इन अ हाउस एट नाइट वेयर इट इज रेनिंग एंड अ स्कॉर्पियन इन ऑर्डर टू टेक सम शेल्टर कम्स टू द हाउस। ठीक है, एंड स्कॉर्पियन क्या करता है? लास्ट में मदर को काट लेता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है किसकी पोएम है ये। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निसीम एजिकल। ये निसीम एजिकल की बहुत ही फेमस पोएम है। ठीक है, और जो एक एंथोलॉजी में इंक्लूड की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेमिंगवेज वर्क? तो हमें हेमिंगवे के सारे वर्क्स पता होने चाहिए, तभी हम इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा वर्क हेमिंगवे का नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहला है सन आल्सो राइजेस, मॉबी डिक, फॉर whom the bell tolls, a farewell to arms। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, सन आल्सो राइजेस बहुत फेमस वर्क है हेमिंगवे का, और अ फेयरवेल दिस इज आल्सो रिलेट टू हेमिंगवे, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे फॉर whom द बेल टेल्स, फॉर whom द बेल टोल्स, तो ये भी क्या है? ये भी वर्क हेमिंगवे का है। तो कौन सा वर्क हेमिंगवे का नहीं है? मोबी डिक। अब ये किसका वर्क है वैसे? ये भी पता होना चाहिए ना। तो मोबी डिक किसका वर्क है? मोबी डिक का एक दूसरा टाइटल भी है जिसे कहा जाता है द वेल। ओके, मोबी डिक का अनदर टाइटल है ये द वेल। ठीक, और ये पब्लिश हुआ था 1851 में, और रिटन बाय ये लिखा गया था हरमन मालवेली के द्वारा। किसके द्वारा? हरमन मालवेली, MELVILLE, मैलवेली। ओके, हरमन मैलवेली के द्वारा। आई होप हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये वाला, Which of the following Indian English poets was professor of English at Bombay University? इनमें से कौन सा इंग्लिश पोएट था या इंडियन इंग्लिश पोएट था जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इंग्लिश के? आपके पास ऑप्शंस हैं जयंत महापात्रा, A.K. रामानुजन, निसीम एजिकल या KK.N. दारूवाला। व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो कौन थे? यस, निसीम एजिकल। ठीक है, निसीम एजिकल थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। बेसिकली इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर को
1924 में मुंबई में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन 1947, जस्ट अ मिनट, ये नहीं होगा, मुंबई, ठीक है। इन 1947 एजिकल अर्नड अ BA इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन इन्होंने विल्सन कॉलेज से की थी, विल्सन कॉलेज मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। In 1947 or 48, he taught English literature and published literary articles from the University of Mumbai. Now, next question. The principal object of satire. Satire का principal object बताना है हमें. Options है हमारे पास: to mourn, to arouse pity, to praise, to ridicule, folly और wise. बताइए, satire का मेन उद्देश्य या प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होता है? टू मोन, मोन मतलब दुख व्यक्त करना या दुख जताना, या फिर टू अराउज पिटी, किसी पर दया दिखाना, टू प्रेज, किसी की तारीफ करना, या टू रिडिकुल, फॉली और वाइस। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। बेसिकली सटायर का करेक्ट आंसर क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रिडिकुल, फॉली और वाइस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, सटायर इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर एंड समटाइम्स ग्राफिक and performing arts in which vice, follies, abuses and shortcomings are held up to the ridicule ideal with the intent of shaming individual, corporations and government or society itself into improvement. Okay, तो हम सटायर को क्या कहेंगे, बेसिकली किसी का मजाक उड़ाना। Now next question. Tennyson was appointed poet laureate in. आपको बताना है कि टेनिसन को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था, 1850, 1854, 1849 या 1860? व्हाट इज योर राइट आंसर? अच्छा, आपको ये भी बताना है कि टेनिसन से पहले कौन थे पोएट लॉरेट और वो कब से कब तक पोएट लॉरेट रहे। सोचिए और आंसर कीजिए। Who was the poet laureate before Tennyson? Yes, Tennyson से पहले जो पोएट लॉरेट थे उनका नाम था वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। कब? 1850 में। अगर आपको वर्ड्सवर्थ का डेथ डेट याद है तो आप एग्जैक्टली इसका भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ कब से कब तक रहे थे, तो 1847 to 50। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डील इन समथिंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है टू डील इन समथिंग? ऑप्शंस हैं: टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग या टू हैंडल समथिंग। व्हाट इज योर राइट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। जैसा कि देख के ही हमें पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो सकता ना, टू ट्रेड इन समथिंग भी, डील से आप ट्रेड का अंदाजा लगा सकते हो क्या? सोचिए, आंसर कीजिए। नहीं, ट्रेड अलग होता है और डील अलग होता है, ठीक है। आगे है टू बी अबाउट समथिंग, टू हैंडल समथिंग। तो क्या होगा इसमें? यस, ये तीनों ऊपर के ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, टू हैंडल समथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद कुली, मुल्कराज आनंद का जो वर्क है कुली, उसका मेन हीरो या प्रोटैगनिस्ट कौन है? मुन्नू, गंगू, रतन या रामचरण? व्हाट इज योर राइट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुन्नू, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, मुन्नू, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले आपको बताना है कि कुली जो मुल्कराज आनंद का बहुत ही फेमस वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था, बताइए। कुली कब पब्लिश हुआ था? अच्छा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The line "Thou was not born for death, immortal birds" occurs in
ये जो लाइन है, दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, ये कहाँ पर आती है? टू स्काईलार्क, द नाइटेंगल, ओड टू अ नाइटेंगल, या फिर डार्कलिंग थ्रस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। Yes, these lines are belong to Ode to a Nightingale. Option number C. अच्छा, Ode to a Nightingale किसकी पोएम है वैसे? This is written by John Keats. Okay, John Keats ने लिखी है और कब लिखी है? In May 1819 को। ठीक है, जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, और उसी से ये लाइन ली गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड, कैटल, फ्लॉक, बंच। व्हाट इज योर राइट आंसर? जस्ट अ मिनट। यस, अभी ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? What should be called a group of elephants? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, जो एनिमल या पैट एनिमल होते हैं, जैसे काऊ हो गई, वो फेलोज होगी, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैटल। ठीक है, फ्लॉक किसके ग्रुप को बोलते हैं? और बंच, बंच जैसे ग्रेप्स का बंच होता है, कीज का बंच होता है ना, कीज के ग्रुप को बोल देते हैं, है ना, इस तरीके से ये होता है बंच। और फ्लॉक, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब बचता है हमारे पास हर्ड, तो हर्ड एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड बोल देते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यस, यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग रॉन्ग हो गई है, इसे 1 मिनट कट कर देते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है एब्सोलम एब्सोलम इज अ वर्क बाय। एब्सोलम एब्सोलम किसका वर्क है? जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एब्सोलम एब्सोलम किसका वर्क है? यस, दिस इज रिटन बाय विलियम फॉकनर। ठीक है, और विलियम फॉकनर को क्या कहा जाता है? ये है अमेरिकन ऑथर। ठीक है, ये अमेरिकन राइटर है विलियम फॉकनर। और जो हमारा एब्सोलम एब्सोलम है, ये एक सदर्न गॉथिक नॉवल है। कैसा नॉवल है? सदर्न गॉथिक। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा लिखती हूँ। सदर्न तो आप समझ ही गए, सदर्न साउथ एरियन बोलते हैं, सदर्न बोलते हैं। गॉथिक, सदर्न गॉथिक नॉवल। ठीक है, एब्सोलम एब्सोलम इज अ सदर्न गॉथिक नॉवल। ठीक है, और कब पब्लिश हुआ था ये? 1936 में ये पब्लिश हुआ था। और राइटर कौन है इसके? विलियम फॉकनर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर टंग ऑफ कमला दास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कमला दास पे लिया है और फिर से कमला दास का ये क्वेश्चन आया है। तो कमला दास की मदर टंग क्या थी? बेसिकली ये 3 लैंग्वेजेस में लिखती थी। आपको तीनों लैंग्वेजेस को समझना होगा और तीनों लैंग्वेजेस को बताना होगा। तो इनकी मदर टंग क्या थी? क्या वो कोंकणी थी, बंगाली थी, मलयालम या तमिल? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इनकी जो मदर टंग थी वो मलयालम थी, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी 2 लैंग्वेजेस जिसमें ये लिखती थी, तो उनमें से एक तो वेरी इजी, एक क्या थी? इंग्लिश थी। सेकंड क्या थी? 2 लैंग्वेजेस यहाँ हो गई, तीसरी लैंग्वेज आपको मुझे बतानी है। अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। आगे, द लाइन अर्थ इज लाइक द प्लेस फॉर लव,
इज रिटन बाय, ये लाइन किसने लिखी है? अर्थ इज द राइटेस्ट प्लेस फॉर लव। ऑप्शन हैं विलियम बर्थवर्थ, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अल्फ्रेड टेनिसन। व्हाट इज योर राइट आंसर? Who wrote these lines? Earth is the rightest place for love. Yes, these lines are written by Robert Frost. Option number C is the right answer. Okay, now next question. The figure of speech, oh my love is like red, red rose is. इसकी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है तो ध्यान से देखते हैं। ओ माई लव इज लाइक रेड, रेड रोज क्या होगा? सिंबली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए जैसा कि इसमें पता चल रहा है लाइक को देखकर ही, है ना, या तो एज आए या लाइक आए। ये किसकी क्वालिटी होती है? तो ये सिमिली की क्वालिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन्स इन मेमोरियम। टेनिसन ने जो इन मेमोरियम लिखा था, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये किसकी याद में लिखा गया था और क्या है ये, मतलब इन मेमोरियम क्या है? बैलेड है, सैड सॉन्ग है, इलेजी कहेंगे जिसे, ठीक है, या फिर एपिक है, क्या है ये? ठीक है, और कितने स्टैंजाज में लिखा गया है, कितने पैराग्राफ में लिखा गया है? किसकी याद में लिखा था वैसे टेनिसन ने इसे? तो उनका नाम था A.H. हेलम या अर्थर हेनरी हेलम भी बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। इनकी याद में, इनकी मृत्यु के बाद इनकी याद में इन्होंने एक इलेजी लिखी थी जिसको नाम दिया था इन मेमोरियम। ओके, इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं या कहेंगे कितने पैराग्राफ्स हैं? तो इसमें 131 पैराग्राफ्स हैं। ओके, इन मेमोरियम AHH is a poem by the British poet Alfred Tennyson completed in 1849. 1849 को ये कंप्लीट हुई। Now moving to the next question. Which of the following poets wrote his finest poetry in the form of dramatic monologue? इनमें से ऐसा कौन सा पोएट है जिसने अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स किस में लिखी हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास शैली, स्विनबर्न, ब्राउनिंग, हॉपकिंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ये हैं स्विनबर्न, ठीक है। और मैंने स्विनबर्न के नाम, मतलब इनका कंप्लीट नाम भी बताया था लास्ट वीडियो में। आई होप आपको याद होगा, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि स्विनबर्न का पूरा नाम क्या है। नाउ ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। रेड लेटर डेज मीन्स, रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? अ डेंजरस डे, अ रोज डे, एन इम्पॉर्टेंट डे या अ ब्लडी डे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रेड लेटर डे किसे कहते हैं? अ डे विच हैज मोर सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो जो ऐसा दिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेड लेटर डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? डेंजरस डे तो नहीं होगा, ठीक है, रोज डे भी नहीं है, रोजी डे, ब्लडी डे भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और डेली इसी चैनल से बंधे रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, जिससे कि मैं जो डेली आपको वीडियोस दे रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।